यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का ये चल रहा है टॉपिक नंबर 7, है ना, असेसमेंट और इवेल्युएशन। आपका टॉपिक 6 पूरा कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक नंबर 7 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, है ना। 2 दिन हमने ऑलरेडी टॉपिक नंबर 7 कवर भी कर लिया है। टॉपिक नंबर 7 का जो फर्दर पार्ट है, जो बचा हुआ है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। Test diagnosis designed to find out whether the learner has learned something well or whether he or she needs a special need in learning an item are known as, है ना। बोला जा रहा है, ये अभी सीजी टेट रिसेंट का क्वेश्चन है, 2026 का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ऐसा टेस्ट जो डिजाइन किया जा रहा है, बच्चा जो है ठीक से लर्न किया कि नहीं किया, है ना। और लर्न किया नहीं किया, इसके साथ साथ यदि ठीक से लर्न नहीं किया है तो किस एरिया में उसे स्पेशल हेल्प की नीड है, यह पता लगाने के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे इनमें से? डायग्नोस्टिक करेंगे भाई। डायग्नोस्टिक क्यों भाई? बच्चे के कमी को पता लगाना, और कमी को पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो कमी को पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस सेंटर भेजते हैं। वैसे ही टीचर क्या करेगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा कि किस एरिया में बच्चा वीक है, वो देखने के लिए। प्रोफिशिएंसी किस में होगा? दक्षता परीक्षण के लिए, आप कितने दक्ष हो वो देखने के लिए। ठीक है। सबमिटिव टेस्ट क्या होगा भाई? लास्ट में होगा, सारांशात्मक टेस्ट कहते हैं इसे, है ना। आपने कितना सीखा वो देखने के लिए ये अचीवमेंट टेस्ट का पार्ट है। सबमिटिव टेस्ट जो है अचीवमेंट टाइप ऑफ टेस्ट का पार्ट है। प्लेसमेंट टेस्ट, ये किसी जगह पर ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो, उसके लिए जो टेस्ट होगा वो प्लेसमेंट टेस्ट कहलाता है ना। यहाँ पर आ जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। सभी के डेफिनेशन मैंने पहले ही लिखवा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, गुड इवेल्युएशन सिस्टम। ये आपका टीटी का क्वेश्चन है, किसी साल में आया था, सीजी टेट का ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है एक अच्छा इवेल्युएशन सिस्टम को कैसा होना चाहिए। पहला, स्ट्रेसफुल होना चाहिए, है ना। दूसरा, एंजाइटी वाला होना चाहिए। तो भाई घबराहट के साथ, स्ट्रेस के साथ आप इवेल्युएशन में पार्टिसिपेट करोगे, आपका टेस्ट अच्छा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये तो होना नहीं चाहिए अच्छे इवेल्युएशन सिस्टम में। तीसरा, टेल्स द स्टूडेंट who have passed and who have failed, ये बताना कि कौन सा बच्चा पास हुआ है, कौन सा फेल हुआ है। और पास और फेल बताओ कि बच्चा क्या हो सकता है? डीमोटिवेट हो सकता है यदि बच्चा फेल हो रहा है तो रिजल्ट देने के लिए, भाई रिजल्ट देना ही हमारा इवेल्युएशन का पर्पस नहीं। हमारे इवेल्युएशन का पर्पस क्या है? सीसी क्या कहता है हमें? इवेल्युएशन क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए, है ना। तो इम्प्रूवमेंट के लिए हम रिजल्ट देंगे क्या? नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं देंगे भाई, तो ये भी गलत हो गया। प्रोवाइड्स फीडबैक, बिल्कुल फीडबैक प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे के में क्या आ जाए? इम्प्रूवमेंट आ जाए। प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए फीडबैक प्रोवाइड करना ही एक अच्छे इवेल्युएशन सिस्टम का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी, समझा इतना? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आ जाइए सीसीई। बताओ सीसी कब आया था, क्यों आया था? एनी आइडिया? सीसी आया था 2009 आरटीई के साथ। आरटीई कब लागू हुआ था? 2009 में, अप्रैल 2009 आई थिंक, है ना। इसी समय क्या किया गया था? सीसीई को भी लॉन्च किया गया था। सीसीई का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका फुल फॉर्म होता है सीसीई। ठीक है। ये क्यों आया था? ताकि जो इवेल्युएशन सिस्टम है, इवेल्युएशन सिस्टम मतलब जो परीक्षण प्रणाली जो चल रही है, उसमें क्या आ जाए? लचीलापन आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। बच्चे के में सिर्फ, है ना, कितना सीखा उसको मार्क्स दे देना, वही इवेल्युएशन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जबकि बच्चा जो है क्या क्या सीख सकता है, बच्चे में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सीसीई को लाया गया था भाई, आरटी 2009 के साथ, है ना। राइट टू एजुकेशन, आरटी 2009, ठीक है, इसके साथ सीसीई आया था। ठीक है। इसका पहले मीनिंग समझ लो, सीसीई का मीनिंग क्या होता है। देखो, फर्स्ट सी, सेकंड सी और थर्ड होता है आपका ई। सी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस से क्या समझ रहे हो? लगातार, है ना। कॉन्टिन्यूअस मतलब रेगुलर या फिर लगातार। दूसरा होता है आपका क्या?
कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक या समग्र, या समग्र, है ना। समग्र मतलब किसकी बात की जा रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब होता है यहाँ पे बात की जा रही है बच्चे में इवेल्युएशन क्यों करना, असेसमेंट के लिए, असेसमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए, और दूसरा उनको रिजल्ट देने के लिए, है ना। एक तो इम्प्रूवमेंट के लिए और दूसरा जो है रिजल्ट देने के लिए, दोनों के लिए इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है। भाई बच्चे में सिर्फ इम्प्रूवमेंट आ रहा है लेकिन हम रिजल्ट नहीं दे रहे तो भी इवेल्युएशन अधूरा है। बच्चे को हम सिर्फ पास या फेल रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो भी अधूरा है। देखो कॉन्टिन्यूअस मतलब भाई जो आपका इवेल्युएशन सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया होनी चाहिए, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। पहले क्या होता था, इवेल्युएशन सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल नहीं था। क्या होता था, पहले चैप्टर कंप्लीट, सेशन एंड, सेशन एंड के बाद एक एग्जाम कंप्लीट कराया जाता था। 100 में से बच्चा 33 ला रहा है तो पास, उससे कम ला रहा है तो फेल, 60% से अबो में आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन, 45% बिलो में थर्ड डिवीजन, 45 से 60 के बीच आया तो सेकंड डिवीजन। ये आपका इवेल्युएशन सिस्टम था, है ना। अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक ऐसे परीक्षा लिया जाता था, है ना। और लास्ट में सेशन एंडिंग में वार्षिक में पूरे को एक साथ मर्ज करके कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना सीखा का आकलन किया जा रहा था कि कितना सीखा, क्या सीखा। 75% मार्क आ गया मतलब 75% सीखा, रिजल्ट दे दिया जाता था। लेकिन इसको चेंज किया गया। चेंज क्यों किया गया, क्योंकि भाई बच्चा कितना सीखा का बस आकलन करोगे तो बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे के में इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चे में ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, लगातार आकलन की जरूरत पड़ी। इसलिए अब जो टेस्ट हो गया है ना वो क्या हो गया, अब वार्षिक अर्धवार्षिक की जगह क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट, FA1 FA2 के नाम से जाना जाता है ना। कभी गवर्नमेंट स्कूल में पूछोगे कि कौन सा टेस्ट चल रहा है तो बताएगा FA1 FA2 FA3 चल रहा है, ना कि वार्षिक अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। वो थोड़ा सा सिस्टम क्या था भाई, गलत था। सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिव। देखो दो शब्द है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी कहोगे तो भी सही है। देखो कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ विकसित करना। जैसे आप लोगों को पैसेज जो दिया जाता है वो कॉम्प्रिहेंशन लिखाता है, जो क्या करे, आपके समझ को विकसित करता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। किसी चीज को पढ़ करके, सुन करके, देख करके आपकी जो थिंकिंग डेवलप हो रही है वो कॉम्प्रिहेंशन है। क्वेश्चन सॉल्व करके जो डेवलप हो रही है वो कॉम्प्रिहेंशन है। और दूसरा होता है भाई कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझ नहीं होता, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापकता। किसी भी इवेल्युएशन में एक चीज होना चाहिए कॉन्टिन्यूस, दूसरा होना चाहिए व्यापकता होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए। समग्रता मतलब बच्चे के किन किन चीजों का डेवलपमेंट होना चाहिए। एक तो होता है जी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा होना चाहिए बच्चे का साइकोमोटर डेवलपमेंट, ठीक है, और तीसरा होना चाहिए बच्चे का क्या, इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये CCE कहता है। व्यापकता होनी चाहिए इवेल्युएशन सिस्टम में। इवेल्युएशन सिर्फ आपके मेमोराइजेशन को ध्यान में ना रखे, जबकि आपके साइकोमोटर स्किल, भावनात्मक स्किल, है ना, साथ में संज्ञानात्मक स्किल को भी डेवलप करे। देखो कॉग्निटिव मतलब होता है भाई समझ, है ना, किसी चीज को सोच करके, समझ करके, है ना, समस्या समाधान करने का जो स्किल है वो आपका कॉग्निटिव स्किल के अंतर्गत आएगा। मैंने कोई प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपका CCT डेवलप होगा, CCT मतलब क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगा, ये कॉग्निटिव स्किल के अंतर्गत आएगा। किसी चीज को सुनना, समझना, उसे याद करना, मतलब याद करना मतलब रटना नहीं, याद करना मतलब आपके मेमोरी में रखना, है ना, समझ के मेमोरी में रखना। और उसके अलावा आपका समस्या समाधान का जो
है ना, टेक्निक है, उस एटीट्यूड में डेवलपमेंट लाना क्या होना चाहिए भाई, इसका उद्देश्य होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवनेस में, इवेल्युएशन के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस के अंतर्गत आ जाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान, संज्ञान कब होता है बच्चा, जब उसको समझ आ जाती है, संज्ञान हो जाता है ना। जीनी पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास, मतलब उसकी समझ के डेवलपमेंट के बारे में बताया। दूसरा साइकोमोटर स्किल, साइकोमोटर स्किल ना जी दो प्रकार की होती है, एक होता है ग्रॉस और दूसरा होता है फाइन, है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है साइको। साइको मतलब वो नहीं है कि पर्सन साइको हो जाए, साइको मतलब बात की जा रही ब्रेन से संबंधित, है ना, और मोटर मतलब आपके यहाँ पे फिजिकल बॉडी पार्ट। ऐसे स्किल का डेवलपमेंट किया जाए जो क्या हो, आपके ब्रेन और फिजिकल बॉडी पार्ट दोनों से संबंधित हो। मतलब किसी चीज को पढ़ करके, सुन करके, देख करके, सोच विचार करके अपने बॉडी पार्ट्स को उस कार्य में इन्वॉल्व करने की प्रक्रिया जो है साइकोमोटर स्किल होती है। जैसे ग्रॉस स्किल, ग्रॉस स्किल मतलब चलना है, पढ़ना है ना, दौड़ना है, ये सब आपका ग्रॉस स्किल है, जो क्या है बड़े तौर पे होता है, मोटे तौर पर होता है। आप दिमाग लगा करके किसी चीज को पढ़ रहे हो, आप दिमाग लगा करके यहाँ से चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ये आपका क्या है भाई, आपका यहाँ पे स्किल डेवलप हो रहा है, ग्रॉस स्किल। और फाइन स्किल, जैसे मैंने कोई पिक्चर दे दी और पिक्चर देने के बाद बोला इस पिक्चर को बनाओ और साथ में लेबलिंग करो, तो बच्चे ने क्या किया, उस पिक्चर को बनाया, फाइन स्किल डेवलप हुई उसकी। फाइन स्किल मतलब जो सूक्ष्म कौशल होते हैं, जैसे आप पेन लिख रहे, पेन पकड़ के लिख रहे हो, तो लिखने का कौशल, यदि मैं कोई बात कह रही हूँ उसको समझ रहे हो, उसमें कौन इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, साइकी पार्ट इन्वॉल्व है। दूसरा, इसमें और कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका मोटर स्किल, मतलब आप फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो, आपका हाथ वहां पर बारीकी से इन्वॉल्व हो गया। मैंने कोई टॉपिक दे दिया और मैंने बोला इसका माइंड मैप बनाओ, आप सोचोगे भी और बनाओगे भी, तो वो क्या हो गया, साइकोमोटर स्किल। इसमें ग्रॉस स्किल भी आते हैं, फाइन स्किल भी आते हैं। ग्रॉस स्किल में जैसे आपका चलना फिरना दौड़ना, ये सभी ग्रॉस स्किल, और फाइन स्किल में सूक्ष्म गति कौशल आ जाते हैं, जैसे लिखना है, ड्राइंग बनाना है, पेंटिंग करना है, ये सभी आपके सूक्ष्म स्किल आ जाते हैं। तीसरा चीज आना चाहिए भाई कॉम्प्रिहेंसिवनेस में, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे, भाई बच्चा जो है क्या करे, यहाँ पर सिर्फ अपने दिमाग का काम लगाए या फिर अपने शारीरिक रूप से अपने आप को काम में लगाए, बस इतना ही हमारा जो है यहाँ पे उद्देश्य नहीं है सीसी का। सीसी कहता है साथ में बच्चे के में अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव मतलब बच्चे के में वैल्यूज भी इंक्रीज करना, वैल्यूज है, एटीट्यूड है, वो उसको अच्छा नागरिक बनाना चाह रहे इवेल्युएशन सिस्टम। भाई टेररिस्ट जो रहते हैं उनके पास ब्रेन तो रहता है कि नहीं, ब्रेन रहता है, वो अपने आप को फिजिकली भी वहां इन्वॉल्व कर रहे हैं, साइकोमोटर स्किल भी है, संज्ञान भी है, लेकिन क्या चीज नहीं है उनके में, वैल्यूज नहीं है, जो उन्हें अच्छा नागरिक नहीं बना रहा है। तो सीसी कहता है हमें इन दोनों के साथ साथ हमें क्या करना है, इमोशनली भी डेवलप करना है, अफेक्टिव डोमेन, मतलब बच्चों के में भावनाओं का भी विकास करना है, जैसे टीम वर्क हो गया, स्पोर्ट्स में बच्चा पार्टिसिपेट किया, ये सारे काम जो है इसके अंतर्गत आएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पार्ट, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हमें क्या कहता है, इवेल्युएशन हमें बताता है कि बच्चे के में हमें एक तो इम्प्रूवमेंट लाना है और दूसरा रिजल्ट भी देना है। तो इम्प्रूवमेंट लाना और रिजल्ट देना दोनों भी आपका सी का पार्ट है। तो इम्प्रूवमेंट लाते हुए ही रिजल्ट देना है हमें। जो आपका FA1 FA2 FA3 होता है ना, उसमें आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, और सारे चीजों को एक साथ लेकर के कलेक्टिव फॉर्म में दूसरे ग्रेड में भेजने के लिए, दूसरे क्लास में भेजने के लिए, बच्चा अभी 6th में FA1 FA2 FA3 हो गया, अब 7th में भी तो भेजना है, उससे एक लेवल अप का भी तो नॉलेज उसे चाहिए। ऐसे तो नहीं कि 6th में ही रखना है बच्चे को, उसके एक लेवल अप का नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इवेल्युएशन का ये उद्देश्य था, क्लियर है इतना। चलो अब आ जाइए इसके थ्योरी पार्ट में। देखो CCE, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज, है ना, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज जो है इसके अंतर्गत कराना है, सबसे पहला C, फिर दूसरा C, फिर E। ठीक है, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज जो है इसके अंतर्गत आती है आपके C के अंतर्गत, फर्स्ट वाले C के अंतर्गत। इट इज विजिबल क्लियरली और नॉट, कंडक्टेड
थ्रू आउट द ईयर, भाई रेगुलर होना है तो थ्रू आउट द ईयर भी होना चाहिए, पूरे साल ये चलना चाहिए, ठीक है। अचीव ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, बच्चे के में समग्र विकास होगा, बच्चे के में थोड़े थोड़े चीजों का आप क्या कर रहे हो, लगातार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। पूरे वर्ष नियमित और निरंतर गतिविधियां संचालित की जाती है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके, समझे जी। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, समग्रता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए। समग्रता मतलब व्यापकता, कि पूरा डेवलपमेंट करे। इसको मैं इन शॉर्ट कहूं तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की ये बात करता है जी। सीसी में जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है वो सीसी में क्या बताएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। मेंटल मतलब बात कर रहा है किसकी, आपके संज्ञानात्मक विकास की। इमोशनल मतलब आपके वैल्यूज में डेवलपमेंट लाने की, और फिजिकल मतलब आपके शारीरिक विकास की बात कर रहा है। मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, दैट इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। समझा क्या, चलो। विद्यार्थी की प्रगति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पहलुओं पर ध्यान, अर्थात छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत स्पोर्ट्स है, गेम्स है, ड्रामा है, डिबेट है, रोल प्ले है, कल्चरल एक्टिविटीज है, ये सारी चीजें, एलोकेशन है, ये सब करवाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है भाई, बच्चे में इंप्रूवमेंट लाने के साथ रिजल्ट देना, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवेल्युएशन। भाई सिर्फ इवेल्युएशन नहीं कहा है, असेस एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएट। असेस मतलब इंप्रूवमेंट, है ना, और इवेल्युएशन मतलब बोल रहा है किसकी बात की जा रही है, रिजल्ट की। दोनों जो है चीजें इसमें आनी चाहिए। छात्र की प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपकरण और तकनीक में अंतर क्या है पता है आपको, टूल्स और टेक्निक में। देखो, टेक्निक क्या होता है, बच्चे को इवेल्युएट करने का तरीका, और उस तरीके को उपयोग में लाने के लिए जो टूल चाहिए वही क्या कहलाते हैं, आपके उपकरण होते हैं। मतलब टूल जो है टेक्निक को हेल्प करता है। जैसे मुझे बच्चे को इवेल्युएट करना है नाउन टॉपिक में, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, एक टेक्निक लेके आऊंगी, एग्जामिनेशन। एग्जाम कंडक्ट कराया, अब उसके लिए मुझे टूल चाहिए, अब एग्जाम कंडक्ट कराना है तो उसके लिए टूल क्या होगा आपका, सेट ऑफ क्वेश्चन। सेट ऑफ क्वेश्चन उस टेक्निक को हेल्प करेगा कि मैं इसके द्वारा, उस टूल के द्वारा बच्चे को ग्रेड और मार्क्स दे सकूं। तो टूल से हम ग्रेड और मार्क्स और एक्सीलेंट, गुड, बेटर, बेस्ट ये सब दे सकते हैं, जबकि टेक्निक जो है सिर्फ एक तरीका होता है बच्चे को आकलन करने का, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सी, अब आ जाइए सी का उद्देश्य। देखो शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि सी का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बट कुछ और ऑब्जेक्टिव्स है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देखना है। वैसे तो सीसी के बहुत सारे उद्देश्य है, जिसमें से 5 से 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए यहाँ पर है। फर्स्ट, objectives of CC, some important objectives, some of the objectives of CC are the as follows, ठीक है। continuous and comprehensive evaluation, पहला, to develop cognitive, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल, है ना। कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल को डेवलप करना क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ये पिक्चर से समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ, कि बच्चे में हमको क्या करना है, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट भी करना है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करना है, इमोशनल भी करना है, सोशल भी करना है, मॉरल भी करना है और कल्चरल भी करना है ना जी, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है बच्चे के में साइकोमोटर, कॉग्निटिव और साथ में अफेक्टिव, ये तीनों स्किल का डेवलपमेंट करना जो है सीसी का उद्देश्य होता है, ठीक है। और मुख्य उद्देश्य में सच बताऊं तो मुख्य उद्देश्य होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है। सारी जो पॉइंट्स है ना वो एक ही चीज को इंडिकेट करेंगे, सारे जो है एक ही साइड इंगित होगा कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, बच्चे के में पूरा जो है विकास, शारीरिक, मानसिक, सारे तरीकों से विकास होना चाहिए, यही कहना है, ठीक है। सबसे पहली बात, टू डेवलप कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास, बच्चे के में क्या होना चाहिए,
सोच और समझ विकसित होनी चाहिए। कोई चीज वो पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो उससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकता है, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकता है। इसीलिए 21st सेंचुरी की एक स्किल है CCT, उसको लाया गया है। जब आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे बच्चों के लिए, तो वहां पे एक पॉइंट और रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन भी डालो जिससे बच्चे के में CCT डेवलप हो, एनालिटिकल स्किल डेवलप हो, है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन डेवलप हो। ये सेट ऑफ क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है साइकोमोटर। साइकोमोटर जो है आपके ब्रेन और मोटर स्किल। ब्रेन मतलब कि आपका दिमाग उसमें काम करे और साथ में आप फिजिकली उस चीज में इन्वॉल्व हो। जैसे मैं अभी सोच रही हूँ और साथ में बोल भी रही हूँ, दोनों चीजें चल रही, साइकोमोटर स्किल है। आप पढ़ भी रहे हो और साथ में लिख भी रहे हो, साइको और मोटर दोनों स्किल काम कर रहा है। आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल चलाते हो, आप सोच भी रहे हो और साइकिल भी रन कर रहे हो, दोनों चीजें काम आ रही है। साइकोमोटर स्किल का डेवलपमेंट, है ना, मतलब मोटर इनडायरेक्टली बोल रहा है फिजिकल डेवलपमेंट की बात। ये तो यहाँ संज्ञान ऑलरेडी हो रहा है, साथ में फिजिकल। और तीसरा भाई आपका अफेक्टिव स्किल। अफेक्टिव मतलब यहाँ पे वैल्यूज की बात की जा रही है, ठीक है। आपके में वैल्यूज है, आपके में एटीट्यूड है, ये डेवलपमेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, वैल्यूज, टीम वर्क डेवलप होना चाहिए। मैंने बताया टेररिस्ट जो रहता है उसके पास संज्ञानात्मक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा रहता है उसका, बस क्या नहीं रहता, वैल्यूज नहीं रहती। इसलिए वो हमको दूसरों से, वो जो है हमसे अलग है, क्योंकि उनके में वैल्यूज, टीम वर्क, एटीट्यूड, इमोशंस, ये सारी चीजें लैक रहती है, ठीक है। तो वैल्यूज डेवलपमेंट करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वरना साइंटिस्ट जो बनते हैं वो क्या क्या आविष्कार नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें आविष्कार। डायनामाइट वाला आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा, ठीक है। जो अल्फ्रेड बी नोबल जो थे ना, उन्होंने डायनामाइट बम का जो है आविष्कार किया था, जिससे बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, बहुत ज्यादा। अब वो डायनामाइट के कारण इतना ज्यादा लॉस हो गया कि वो जो है एक शोक वाली अवस्था में चले गए कि ये मैंने क्या ही आविष्कार कर दिया जिससे इतने सारे लोगों की जन धन की हानि हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, फिर नोबेल प्राइज उन्होंने लिया, जो मतलब नोबेल प्राइज को उन्होंने दिया। क्या कहा, जो डायनामाइट आविष्कार हुआ था उससे जो उनको पैसे मिले थे, उस पैसे से जितने हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। दूसरा, टू ले एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फासिस मेमोराइजेशन। भाई जो आपकी थिंकिंग है उस पे ज्यादा डेवलपमेंट हो, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क विप्लव हो, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ये सारा चीज वो चाहता है। थॉट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो, और डी एम्फेसाइज, उसको क्या करना है, कम करना है, डी एम्फेसाइज करना है किसको, मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन को क्या करना है, वहां पे कम करना है। यदि ये 5 पॉइंट दिए, मैं पांचों पॉइंट को पढ़ के बता दी, ये रट्टाफिकेशन को जा रहा है, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, आपने क्या किया, वहां पर थिंकिंग को लेकर के आया, थॉट प्रोसेस है ना, विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस जो है उसमें बल देना चाहिए और रटने की प्रवृत्ति को कम महत्व देना चाहिए, ये CC कहता है। चौथा पॉइंट, टू मेक इवेल्युएशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। TLP जो चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो पूरे साल चल रही है, उसके अंदर ही उसको गुथ करके यहाँ पे ले करके चलना चाहिए इवेल्युएशन सिस्टम को। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 6 महीना 8 महीना पढ़ाई कर लिया, लास्ट में जाकर के टेस्ट लिया और टेस्ट में बच्चा पास होता है कि फेल होता है, रिजल्ट दे दिया। ये गलत तरीका होता है बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए। हमें रिजल्ट देना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है इंप्रूवमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इवेल्युएशन है उसको इंटीग्रल पार्ट मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही उसमें गुथ करके ही इवेल्युएशन सिस्टम को यहाँ पर लेके आना चाहिए, है ना। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसी दौरान चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान ही कुछ कुछ चीजों को असेस करना चाहिए बच्चों का, ठीक है, उसके साथ ही होना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, अभिन्न अंग, जिससे उसे अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न अंग। To use evaluation as quality control device to maintain desired standard of performance। बच्चे के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हमें इवेल्युएशन सिस्टम को एक क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस के रूप में उपयोग करना है। बच्चे का परफॉर्मेंस मेंटेन कब होगा, जब हम बार बार उसके में निगरानी रखेंगे, मॉनिटर करेंगे बच्चे को कि हाँ कहाँ कहाँ पर उसे दिक्कत आ रही है, जहां पर दिक्कत आ रही है वहां पे हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और इम्प्रूवमेंट लाएंगे तभी बच्चे के में क्या होगा भाई, यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस
मेंटेन रहेगा, जो हम चाहते हैं, डिजायर स्टैंडर्ड जो हम चाहते हैं उसके अनुसार बच्चा परफॉर्म करने लगेगा अपने एग्जाम में, अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, उन सभी में, है ना। इच्छित प्रदर्शन स्तर, डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए मूल्यांकन को गुणवत्ता नियंत्रण मतलब क्वालिटी कंट्रोल साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। सी, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड, जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है वो क्या होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, ना कि टीचर के अनुसार। पहले क्या किया जाता था, टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, चले जा रहा है, बच्चे को समझ में आया नहीं आया वो बात की बात है, उसको डायरेक्ट कहाँ देखा जाता था, आपके एग्जाम सेंटर में। जबकि यहाँ क्या होना चाहिए भाई, बच्चे का जो है पूरा विकास करना है तो लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी जो है यहाँ करनी चाहिए। बच्चे को रोल प्ले कराओ, ड्रामा कराओ, डिबेट कराओ। मैंने अब्राहम लिंकन की स्टोरी सुना दी बच्चे को, बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसने क्वेश्चन आंसर बनाया तो आया, नहीं बनाया तो नहीं आया। उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, अब्राहम लिंकन के बारे में उन्हें रोल प्ले करवा सकती हूँ, है ना, रोल प्ले करा सकती हूँ, ड्रामा करा सकती हूँ, डिबेट करा सकती हूँ। उसमें आए हुए वर्ड्स को वहां पर नाउन एडजेक्टिव वर्ब कौन कौन सा है वो मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है। चलो, साथ में स्कोलेस्टिक और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, ये दोनों चीज दोनों डेवलप होना चाहिए। स्कोलेस्टिक मतलब शैक्षिक और को स्कोलेस्टिक मतलब सशैक्षिक, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कह दूं करिकुलर तो भी गलत नहीं है, और इसे मैं कह दूं को करिकुलर तो भी गलत नहीं, है ना। स्कोलेस्टिक मतलब जो आपके एकेडमिक्स हैं उसमें आप कैसे मार्क्स लेके आ रहे हो वो चेक करना क्या कहलाता है, स्कोलेस्टिक एक्टिविटी कहलाती है ना। जो आपके एकेडमिक्स है, जो आपके विषय से संबंधित ज्ञान है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, और साथ ही साथ बच्चे के में को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इम्प्रूवमेंट लाना है। वो समय गया जब बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब ऐसा उल्टा हो गया है, खेलने कूदने से भी नवाब ही बनना है। मतलब को करिकुलर एक्टिविटी भी क्या करना है, बच्चे के में डेवलप करना है, उनके में वैल्यूज डेवलप करना है, उनके में कल्चरल एक्टिविटीज में उन्हें पार्टिसिपेट कराना है, उन्हें गेम्स में, स्पोर्ट्स में, ड्रामा में, डिबेट में, सभी चीजों में पार्टिसिपेट करवाना है। प्रॉपर सारी चीजों को समग्रता का ध्यान रखना सीसी का उद्देश्य होता है, ठीक है। स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड करिकुलर एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज वेयर को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड लाइफ स्किल, को करिकुलर एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। यदि आपका स्कोलेस्टिक दिया जा रहा है तो उसके साथ आपका करिकुलर भी होना चाहिए। करिकुलर मतलब कि सब्जेक्ट नॉलेज, और स्कोलेस्टिक मतलब को स्कोलेस्टिक मतलब लाइफ स्किल है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, कल्चरल प्रोग्राम्स है, गाना है, डांस है, इन सभी में एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, एटीट्यूड है, वैल्यूज है, ये सभी भी डेवलप करना है। और एटीट्यूड वैल्यू कब डेवलप होगा, जब बच्चा टीम वर्क करेगा, और टीम वर्क कब करेगा, जब कल्चरल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। शैक्षिक सशैक्षिक, है ना, दोनों पहलुओं को स्कोलेस्टिक पहलू मतलब पाठ्यक्रम से संबंधित या विषय क्षेत्र शामिल होते हैं, जबकि सह शैक्षिक मतलब को स्कोलेस्टिक में पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, दृष्टिकोण और वैल्यू मतलब मूल्य शामिल होते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, बताओ द टू एरियाज ऑफ CCER। डी है स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, अभी जस्ट पूछा गया है ना, अब मतलब अभी जस्ट बताया गया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में सीजी टेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों को डेवलप करना, दोनों एरिया होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस इन इज सीसी रिफर्स टू, सीसीई में कॉन्टिन्यूअस क्या है, रेगुलरली इन असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, ऑल ऑफ अबोव। ए रेगुलर असेसमेंट, ठीक है करना चाहिए, लेकिन रेगुलर असेसमेंट से आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे कि नहीं, कि रिजल्ट दोगे, फीडबैक देंगे ना, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, बच्चे के में फॉर्मेशन भी करेंगे, ठीक है ये भी करेंगे, साथ में फ्रिक्वेंसी ऑफ टास्क देंगे, बार बार कोई टास्क कंप्लीट करने देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा भाई कि बच्चे में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। तो रेगुलरली असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, चारों जो है तीनों जो है आ जाएगा, ऑल ऑफ अबोव आएगा जी आंसर।
सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसी इम्प्लाइज, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समग्रता की बात की जा रही है, क्या क्या आना चाहिए, ये भी सीजी टेट का ही क्वेश्चन है। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, बच्चे के सारे पर्सनैलिटी को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, सारे एस्पेक्ट को, सारे जो क्षेत्र हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू ऑब्जर्व, बच्चे के, है ना, स्कोलेस्टिक, स्कोलेस्टिक मतलब करिकुलर, है ना, शैक्षिक गतिविधि वाले एस्पेक्ट को ही ध्यान में रखना चाहिए बोला जाता है। तीसरा नॉन को स्कोलेस्टिक, है ना, या फिर को स्कोलेस्टिक कहा जाता है इसे ही, या को करिकुलर एस्पेक्ट को बच्चे का ध्यान रखना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी में, है ना। स्टूडेंट शुड बी असेस्ड रेगुलरली, या बच्चे को रेगुलर असेसमेंट करना चाहिए, फर्स्ट आएगा, है ना। यहाँ स्कोलेस्टिक बस बोला है, यहाँ को स्कोलेस्टिक बस बोला गया है, मतलब दोनों का ध्यान रखना है हमें तो ऑल, और रेगुलरली इसलिए नहीं आएगा, रेगुलरली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है आपका क्या, टूल्स और टेक्निक, ठीक है, इसको भी आज हम देख लेते हैं, टूल्स और टेक्निक को, फिर क्लास ओवर करें। देखो टूल्स और टेक्निक क्या होते हैं, मैंने बताया आपको कि जो टेक्निक मतलब होता है तरीका, बच्चे को इवेल्युएट करने का तरीका, क्या क्या तरीका हो सकता है, आप लोग बीएड डीएड किए हो तो बच्चे को क्या क्या तरीके से आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, वही क्या कहलाता है आपका टेक्निक। और उस टेक्निक को यूज करने के बाद हमको बच्चे को क्या देना है भाई, मार्क्स भी तो देने हैं, ग्रेड भी तो देना है, उसको फीडबैक भी दे देना है, तो फीडबैक देने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वही क्या हो जाता है आपका टूल हो जाता है जी, है ना, वही क्या हो जाता है औजार। भाई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेगा कि मैं दो तरीके से इलाज कर सकता हूँ, मेरा तरीका कितना है, दो है, एक है भाई आपको मैं मेडिकेशन से ठीक कर सकता हूँ, और दूसरा मैं आपको ठीक कर सकता हूँ सर्जरी के थ्रू, एक मेडिकेशन और दूसरा सर्जरी। तो मेडिकेशन और सर्जरी क्या हो गया, तरीका हो गया, लेकिन उसमें उपयोग किए जाने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, उसके टूल हो जाएंगे, उसके उपकरण हो जाएंगे। जैसे मेडिकेशन से ठीक करना है तो जो केमिकल्स यूज होंगे वो क्या होगा, उसका औजार हो जाएगा। वैसे ही जब आप सीजर का यूज कर रहे हो, डॉक्टर सीजर का यूज कर रहा है, ब्लेड का यूज कर रहा है, निडल का यूज कर रहा है, तो ये सारी चीजें उसमें सर्जरी वाले में औजार हो जाएगा। तो औजार ही टूल है, उपकरण है ना, क्या करेगा भाई, वैसे ही बच्चे के साथ हम करते हैं टेक्निक, जो तरीका बच्चे के लिए अपना रहे इवेल्युएट करने के लिए वो तकनीक है, और यहाँ पर उसको इवेल्युएट करने के लिए जो तकनीक अपनाया है, तकनीक को उसमें यहाँ पर इम्प्लाइज करने के लिए, मतलब बोलना चाहिए अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम जो औजार यूज कर रहे हैं वही उसका टूल है, ठीक है। जैसे एक तरीका है बच्चे को इवेल्युएट करने का, ऑब्जर्वेशन, मैंने बच्चे को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑब्जर्व करने से मैं रिजल्ट दे पाऊंगी क्या, नहीं दे पाऊंगी, तो रिजल्ट देने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, तो मैं टूल के रूप में क्या इस्तेमाल करूंगी, चेकलिस्ट इस्तेमाल कर लूंगी, कि चेक करूंगी कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, सही है, टीम वर्क कैसा है, सही है ना, बच्चे क्या टाइम पे टास्क कंप्लीट कर रहा है बच्चा, हाँ या नहीं, तो वहां पे यस या नो भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उसको रिजल्ट देने का तरीका हो गया, टूल औजार हो गया, और हमने जो तरीका अपनाया था वो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो तकनीक को हमेशा टूल जो है मतलब उपकरण है वो सहायता करता है बच्चे को इवेल्युएट करने में, तकनीक मतलब तरीका, टूल मतलब औजार, ठीक है। देखो जब आप नोट्स बनाओगे तो इसको क्या करना, थोड़ा डिस्टेंस में रखना, कम से कम तीन तीन चार चार लाइन छोड़ते जाना। मैं बाजू में लिख सकती हूँ लेकिन आप बाजू में नहीं लिख सकते, है ना, आपके लिए थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो तीन तीन चार चार लाइन छोड़ते हुए चलना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देंगे इसका, क्योंकि वैसे पूछा नहीं जाता कि एग्जामिनेशन क्या होता है, क्विज क्या होता है, पूछा क्या जाता है कि टूल क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, बस आपको पता होना चाहिए डिटेल इसका कि होता क्या, आपने बीएड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एक ऐसा टूल है जिसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अब एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो उसके लिए मुझे कुछ क्या चाहिए, टूल चाहिए, ये तकनीक हो गया एग्जामिनेशन, तरीका हो गया, एग्जाम लेकर के हम बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हैं। अब एग्जाम ले रहे हैं तो कुछ तो चाहिए उसको इवेल्युएट करने के लिए, तो सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, तो ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, इसके लिए टूल बन जाएगा, ठीक है।
वैसे ही असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या होता है, एक है ना रिटर्न टेस्ट जैसा ही होता है, और इस रिटर्न टेस्ट में हम बच्चे को क्या करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक का, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक में उसका नॉलेज कितना है वो चेक करते हैं। अब पर्टिकुलर टॉपिक में नॉलेज कितना, बच्चा असाइनमेंट लेके आया, मैंने टॉपिक दे दिया बच्चे को बुनियादी शिक्षा, है ना, आप लोगों को भी यही मिला था, सभी को यही मिलता है क्योंकि, है ना, बुनियादी शिक्षा मैंने असाइनमेंट दे दिया। अब असाइनमेंट देने के बाद, अब असाइनमेंट को देख कर ही बस तुम्हें मार्क्स नहीं दे सकती, मुझे कुछ चाहिए, टूल चाहिए, तो मैंने बना लिया उसके लिए भाई यहाँ पर चेकलिस्ट बना सकते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे मैंने बना लिया चेकलिस्ट, अब चेकलिस्ट क्या होगा भाई, ये इसका टूल हो जाएगा। चेकलिस्ट बना लिया कि हाँ बच्चे ने टाइम पे कंप्लीट किया कि नहीं, तो यस किया, चेकलिस्ट में हम यस या नो लिखते हैं, या फिर राइट या रॉन्ग लिखते हैं, क्रॉस या राइट ऐसे देते हैं। हाँ, बच्चे का नॉलेज कैसा है उसमें, सही है, हाँ सही है। बच्चे का लेकिन प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रेजेंटेशन खराब है, क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसके लिए टूल, असाइन हमारे लिए टेक्निक, असाइनमेंट बच्चे को इवेलुएट करने के लिए, और उसके लिए एक मैंने टूल इस्तेमाल कर दिया, क्या, चेकलिस्ट। ठीक है, क्विज एंड कंपटीशन, क्विज एंड कंपटीशन भी कर सकते हैं। क्विज कंपटीशन में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे इसमें भी, जैसे 10-12 मैंने क्वेश्चन दिए आपको, है ना, और उसी में ही मैंने क्या करवा दिया, 3-4 ग्रुप में बच्चों को बांट दिया, और 3-4 ग्रुप में बांटने के बाद मैंने क्या कर लिया भैया, उसका असाइनमेंट वो टेस्ट ले लिया, इवेल्युएट कर लिया 3-4 ग्रुप में बांट के। अब एक ग्रुप वाला बच्चा आंसर दे रहा है, दूसरे वाला कम दे रहा है, तीसरे वाला उससे भी कम, चौथे वाला सबसे अच्छा आंसर दे रहा है। अब ये तो हो गया क्विज और कंपटीशन कराना, क्वेश्चन दे दिया, सेट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई टूल चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी, टूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्विज एंड कंपटीशन के लिए हम बना सकते हैं क्या, इनमें से रेटिंग स्केल बना सकते हैं, बना सकते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, जहां पर बच्चे को हम क्या देते हैं भाई, रेट करते हैं, हाँ स्टार दे सकते हैं, 5 4 3, जो ग्रुप अच्छा परफॉर्म किया 5 में से 5 स्टार, जो खराब परफॉर्म किया 5 में से 2 स्टार, जो एवरेज था 3 और 4 दे दिया। ठीक है, इसके अलावा ABCD ग्रेड दे सकते हैं, इसके अलावा 5 में से 5 नंबर, 5 में से 4 नंबर, 5 में से 3 नंबर, हमने क्या कर दिया, क्विज एंड कॉम्पिटिशन में रेट कर दिया, रेटिंग दे दिया भाई। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे असाइनमेंट जो है रिटर्न फॉर्म में रहता है, वैसी प्रोजेक्ट जो है रिटर्न के साथ साथ क्या रहता है भाई, आपका यहाँ पे व्यवहारिक जो नॉलेज रहता है वो भी रहता है, कि बच्चे को प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। मैंने प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को, मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया और बोला इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लाना है। बच्चा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाया, उसमें सिर्फ रिटर्न चीजें नहीं रहती, उसके अलावा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की है, कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, वो सारी चीजें भी इसमें रहती हैं। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को मलेरिया का, कि बेटा मलेरिया पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो बच्चा गया मलेरिया का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लिखने के साथ साथ वो आसपास के एरिया में भी घूमा कि मलेरिया कहाँ कहाँ फैल रहा है, कितना फैल रहा है, किस जगह पर दर जो है ज्यादा है, किस जगह पर दर जो है मलेरिया का कम है, मलेरिया किनको नहीं होता, सिकल वाले को मलेरिया नहीं होता, उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें बच्चा लेके आया। कहाँ से मलेरिया जो है आया है ना, कौन से जो मॉस्किटो जो रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज में क्या चीज रहता है, उसके लार में क्या रहता है, प्लाज्मोडियम रहता है, ये सारी चीजें बच्चा जो है यहाँ पर रिटर्न के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी लेकर के आता है, वो क्या कहलाता है, उसका प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मैंने दिया है इवेल्युएशन के लिए, प्रोजेक्ट के साथ मैं क्या दे दूंगी, इन्हें कुछ दे दूंगी भाई टास्क, जैसे मैंने, है ना, बच्चे को दे दिया यहाँ पर इनमें से कोई एक, फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया रेटिंग स्केल ही दे दिया, तो रेटिंग स्केल हमने क्या किया भाई, सेम चीज है कि बच्चा जो है टाइम पे टॉपिक कंप्लीट किया कि नहीं, कंटेंट क्या क्या है, डेटा जो लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं, वो सारी चीजें हमने चेक चेक कर ली, वो रेटिंग स्केल उसके लिए टूल जैसे इस्तेमाल हो गया। डिबेट,
डिबेट क्या होता है भाई, प्रोज एंड कॉन्स, है ना, इसमें आते हैं फॉर एंड अगेंस्ट आता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दो ग्रुप में बच्चों को बांट देते हैं, या फिर दो स्टूडेंट को एक ही टॉपिक का एक पक्ष और दूसरा विपक्ष वाला बात कहने के लिए कहते हैं। अब डिबेट करेगा बच्चा, तो डिबेट किया तो हमने उसका नॉलेज चेक किया, इवेल्युएट किया कि हाँ बच्चा डिबेट में अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहा है। अब डिबेट करने के बाद उसे मुझे रिजल्ट भी तो देना है कि कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा खराब परफॉर्म किया। तो डिबेट के लिए हम क्या कर देंगे, कोई यहाँ पर से ले लेंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ले लिया, तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या रहता है, टूल इस्तेमाल कर लेंगे हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या होता है जी, इसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे का हम क्या देखेंगे, यहाँ पे व्यवहार देखेंगे, ठीक है, उसके डेटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे बच्चे का सबसे पहले हम लिखेंगे नाम, है ना, दो बच्चे हैं तो दो लिस्ट बना लेंगे, नाम लिखा, ठीक, नाम के साथ हमने टाइम लिखा कि बच्चे ने कितना समय लिया है, तीसरा हमने लिख लिया कि बच्चे का उस टॉपिक में नॉलेज कितना है, ठीक है, चौथा बच्चे ने, है ना, नियम को, यहाँ पर रूल्स को फॉलो किया कि नहीं किया, ठीक है, तो नेम लिखा बच्चे का, इतना टाइम लगा वो लिखा, नॉलेज उसका सही है कि नहीं, हाँ ही हैज गुड नॉलेज एट दिस टॉपिक, उसका नॉलेज अच्छा है ये लिखा, रूल्स उसने फॉलो किए हैं, यस रूल्स आर फॉलोड वेरी वेल, ये सब लिख दिया। वही चीज जो है दूसरे बच्चे का भी लिख दिया हमने, कंपैरिजन कर दिया, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म किया उसको हमने रिजल्ट दिया ये अच्छा है, जो बच्चा खराब परफॉर्म किया उसको इम्प्रूवमेंट की नीड है ना, डिबेट करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में रहता है, जो आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है वो भी क्या रहता है, रिटर्न फॉर्म में ही रहता है ना। चलो, एलोकेशन, एलोकेशन मतलब होता है जी भाषण, है ना, भाषण में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को यहाँ पर, बच्चे को कोई टॉपिक देंगे और बच्चे को टॉपिक देने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, उस टॉपिक पर आपको बोलना है ना, बोलने के लिए कहेंगे, और उस टॉपिक में हम देखेंगे कि बच्चे का नॉलेज क्या है, कैसा दे रहा है। तो जैसे उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोकेशन के लिए रुब्रिक, क्या होता है रुब्रिक, ये हो गया एलोकेशन इवेल्युएशन का तरीका, टूल क्या हो गया, रुब्रिक हो गया। रुब्रिक क्या होता है, एनी आइडिया, जब हम बच्चे को क्या कह दे, गुड, एक्सीलेंट, एवरेज, अबव एवरेज, ये सारी चीजें कह दे, वही क्या कहलाता है, आपका रुब्रिक कहलाता है, कि गुड है, एक्सीलेंट है ना, वेरी गुड है, ये सारी चीजें क्या किसमें आ जाएंगी, रुब्रिक के अंतर्गत आएगी। ग्रुप डिस्कशन, है ना, बच्चे को हमने क्या कह दिया भाई, आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो टॉपिक में ग्रुप डिस्कशन करने के बाद उस ग्रुप को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, इवेल्युएशन के लिए ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हमने बना दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेंगे का टूल, जैसे हमने बना दिया आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, टूल ले लिया हमने एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ लाइफ का, हाँ बताइए, स्टूडेंट का हिस्ट्री नहीं रहता, पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ लाइफ का क्या रहता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है, डिटेल नहीं सॉरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे बच्चे ने क्या किया है भाई, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उसका रिटर्न डिस्क्रिप्शन रहता है, शॉर्ट रिटर्न डिस्क्रिप्शन रहता है। इसमें बच्चे का पहले नाम लिखोगे, नाम लिखने के बाद उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में बच्चे का व्यवहार कैसे रहा उसको देखना है, बच्चे का व्यवहार कैसे रहा। और इसमें हमको किन बच्चों को यहाँ पे लेके आना है, एक तो हाइपर एक्टिव बच्चों को लेके आना है ना, दूसरा स्लो लर्नर को लेके आना है। ऐसे बच्चों के लिए हम जनरली एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम बच्चे के जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व कर सके। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम देखेंगे कि बच्चा जो है कैसे परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग डिबेट, ड्यूरिंग एलोकेशन, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक, या फिर पर्टिकुलर, जैसे हमने प्रैक्टिकल डे के दिन बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना लिया कि उसका व्यवहार कैसे रहा, है ना, पर्टिकुलर एक इंसिडेंट ऑफ लाइफ का हम रिटर्न रिकॉर्ड बनाते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है बच्चे का, है ना। इसमें हाइपर एक्टिव चाइल्ड कौन कौन है, स्लो लर्नर कौन कौन है, वो हम देखते हैं। जो स्लो लर्नर रहते हैं ना उसको हम क्या करेंगे, रिमीडियल देंगे, फिर जो हाइपर एक्टिव है उसके लिए भी कुछ रिमीडियल यहाँ पर प्रावधान रखेंगे, है ना। एडीएचडी जो बच्चा उसको भी तो रिमीडियल चाहिए,
क्लब एक्टिविटी करा सकते हैं। क्लब एक्टिविटी में क्या क्या क्लब होते हैं आप लोगों के स्कूल में, क्या क्या थे? साइंस क्लब हो सकता है ना, साइंस क्लब हो सकता है, इको क्लब हो सकता है, ठीक है, कल्चरल क्लब हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं? क्लब एक्टिविटीज होते हैं। इसमें बच्चों के किसके अनुसार? रुचि के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार हम उसे क्लब एक्टिविटीज करवाएंगे। बच्चे की रुचि के अनुसार हम इसमें क्लब एक्टिविटीज करवाएंगे, जिसमें जिसकी रुचि है उसके अनुसार उसे उस क्लब में रख देंगे, और उस क्लब में रखने के बाद है ना, उसे हम इवेल्युएट करेंगे कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस क्लब एक्टिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को डिफरेंट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी हम टूल लेंगे जो क्लब एक्टिविटी में फिट बैठता है। जैसे हमने ले लिया टेस्ट एंड इन्वेंटरीज ले लिया। इन्वेंटरीज क्या होते हैं? जैसे टेस्ट एंड इन्वेंटरीज ले लिया, इसमें बच्चा खुद ही आंसर देता है ना। इन्वेंटरीज में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजें आ जाती है, और प्रोफेशनल दोनों चीजें आती है, पर्सनल चीजें और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तो हमको पता है कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। यदि साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो साइंस में भेज दिया। यदि कल्चर में मतलब एक्टिविटीज जो हैं उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आर्ट्स वगैरह में ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसको कल्चरल एक्टिविटी में भेज दिया, है ना। उसका ईवीएस में अच्छे मार्क्स आ रहे, इको में भेज दिया। इसके अलावा हम प्रोफेशनल चीजों को भी हम रख सकते हैं इसमें, सॉरी पर्सनल चीजों को भी रख सकते हैं प्रोफेशनल के साथ। पर्सनल चीजें जैसे बच्चे को आई लव रीडिंग बुक, बच्चा आंसर देगा यहाँ पे यस या नो, है ना। उसके यस या नो के अनुसार हम ऑब्जर्व करेंगे, हाँ बच्चे ने सही आंसर दिया है, मतलब उसको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा, आई डू नॉट लाइक डांसिंग, सॉरी आई लाइक डांसिंग, है ना। हमने लिख दिया, यदि लिख दिया वहां पर आई आई एंजॉय डांसिंग, बच्चा जो है डांसिंग को पसंद करता है। बॉक्स है हाँ या नहीं, यदि बच्चे को पसंद नहीं है मतलब उसको हम कल्चरल में नहीं भेजेंगे। समझ गए? तो ऐसे जो है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजों का दिया जाता है क्या? इन्वेंटरीज एंड टेस्ट। ठीक है, जैसे क्लब एक्टिविटी उसके लिए क्या हो गया आपका? टेक्निक और टूल हो जाएगा ये इन्वेंटरी। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, है ना। इसके अलावा हम बच्चे को रिसर्च के लिए दे सकते हैं। रिसर्च में साइंटिफिक स्टडी किया जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। जैसे मैंने बोला सिकल सेल एनीमिया पे रिसर्च करके आओ, तो सिकल सेल एनीमिया पे बच्चा गया रिसर्च करने के लिए कि कौन कौन से एरिया में हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, जेनेटिक है या फिर है ना ये ऑटोमेटिक है, मतलब यहाँ पे जीन से आ रहा है या फिर सेल्फ वो आ जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है क्या, है ना, क्यों हो रहा है, किस एरिया से आया, कौन से देश से आया, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है ये सब देखने के लिए बच्चा रिसर्च में चलेगा। और रिसर्च का हम इनमें से कोई एक टूल इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, इसमें से कोई एक टूल इस्तेमाल कर लेंगे, और टूल इस्तेमाल करने के बाद उसको इवेल्युएट कर लेंगे। ये सारे उपकरण होते, तकनीक होते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को किसी टॉपिक में एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करने दे दिया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनमें से कोई टूल ले लो। एक आध टूल जो न्यू हुआ आप लोगों के लिए, जैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, जैसे डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी नया आप लोगों के लिए होगा। हमने क्या कर दिया? एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे को दे दिया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट एनालिसिस किया। एक्सपेरिमेंट हमने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को करना है यहाँ पे लाइट टॉपिक पे, है ना। लाइट टॉपिक को पे बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना है कि कहाँ पे हम कैंडल को रखेंगे और कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो सारे एक्सपेरिमेंट करने दे दिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट का हमने क्या कर दिया? डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर दिया। डॉक्यूमेंट एनालिसिस मतलब रिटर्न फॉर्म में जो उसने किया है उसको देखना। जैसे फर्स्ट का रिजल्ट सही आया कि फोकल लेंथ से गुजर रहा है लाइट, तो ये होगा, है ना। मिरर कौन से मिरर पर पड़ रहा है, आभासी पे पड़ रहा है कि वास्तविक पर पड़ रहा है, ठीक है। लाइट कहाँ से होकर के गुजरेगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा, वो उसका हमने डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर लिया। ठीक है, उसका हमने रिटर्न फॉर्म में बना लिया, उसका डिटेल बना लिया।
ये सभी क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। तो ये सारे आपके टेक्निक है और ये सारे आपके टूल हैं जी। ठीक, टेक्निक में कुछ दिक्कत इतने में, ये सारे तरीके होते हैं बच्चे को एनालाइज करने के, है ना, इवेल्युएट करने के। अब देखो कुछ टूल भी हैं, टूल को भी देख लीजिए में अंतर। हाँ, अभी टूल में आते हैं डिटेल में, अब टूल भी देख लो, समझ में आ जाएगा एनेक्डोटल और आपको पोर्टफोलियो में डिफरेंस। सबसे पहले टूल हम देख रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में होते हैं सेट ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें बच्चे यदि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, यदि खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो खराब मार्क्स मिलेंगे। यदि अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब बच्चे का नॉलेज अच्छा है, खराब परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैंने नाउन का दिया तो नाउन में आपने जेंडर का क्वेश्चन अच्छा से बनाया, लेकिन आपने नंबर का क्वेश्चन खराब बना दिया सिंगुलर प्लूरल का, तो मैं समझ जाऊंगी सिंगुलर प्लूरल फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है, रेमीडियल की नीड है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना लिया। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखेंगे, है ना, नाम के साथ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में वो किस तरीके से इन्वॉल्व था, वो सारी चीजें देखेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में। उसके अलावा टाइम देखेंगे, है ना, टाइम है, नाम है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट कितना था, कितना एंगेज था, कितना क्रिएटिव था, कितना प्रोडक्टिव था, वो सब यहाँ पर लिखना है भाई ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल में भी बच्चा ना खुद ही आंसर देता है, इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजें रहती है ना। इंटरव्यू शेड्यूल में जाने के लिए, जैसे इंटरव्यू में जाते हो तो अपन रेज्यूमे लेके जाते हो, तो रेज्यूमे में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं रहते, इसके अलावा क्या रहते हैं, आपका इंटरेस्ट किसमें है वो भी लिखा रहता है, आपकी हॉबीज भी लिखी रहती हैं, है ना। तो इंटरव्यू शेड्यूल में बच्चे का हम क्या देखते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डिटेल देखते हैं। इसमें बच्चा जो है क्या करता है, हम सेट ऑफ क्वेश्चन बच्चे को देंगे, बच्चा उसको फिल करके हमारे पास लेके आएगा। ठीक है, या फिर हम क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है, उसी सेट ऑफ क्वेश्चन से बच्चे को प्रश्न पूछते जाएंगे, बच्चा उसी सेट ऑफ क्वेश्चन में आंसर देते जाएगा कि हाँ मैं ये करता हूँ, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं, ये सारी चीजें। चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं, यस या नो में आंसर देते हैं, या फिर राइट या रॉन्ग में आंसर देते हैं, यस या नो या फिर राइट एंड रॉन्ग में आंसर देते हैं बच्चे, है ना, बच्चा। ठीक है, बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हाँ ठीक है, बच्चे ने जैसे ड्राइंग कंपटीशन करा लिया, ड्राइंग में बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैंने क्या कर दिया, यस, टाइम पे कंप्लीट किया, यस, है ना। लेकिन वो जो है टॉपिक के रिलेवेंट नहीं रहा उसका ड्राइंग, तो हम क्या कर दिए, वहां पे नो कर दिए, समझ गए। रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में 1 2 3 4 5 रेट दे देते हैं, जैसे आप रेपिडो वाले को रेट देते हो, आप फ्लिपकार्ट वाले को, मतलब जो डिलीवरी आती है उसको रेट देते हो, है ना, अमेजन को, जितने भी आपके आते हैं उनको रेटिंग स्केल में 1 2 3 4 5 रेट दे दो, स्टार दे दो, ABCD ग्रेड दे दो बच्चे को, हम इसके अनुसार यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, है ना, इसको मैं अभी होल्ड पे कर रही हूँ क्योंकि आपने इससे प्रश्न पूछा है कि मैम एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है। देखो, उसके पहले आ जाइए डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में जो डेटा, जो आंकड़ा आया है उसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। जैसे रिजल्ट बनाते तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं कि हिंदी में 50 में 50 लेके आया है, इंग्लिश में 50 में 40 लेके आया है, संस्कृत में 50 में 30 लेके आया बच्चा, हमने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, किया कि नहीं। उसका व्यवहारिक में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में 100 में से 70 लेके आया है, मिलता था ना पहले, व्यवहारिक में भी नंबर मिलता था, ठीक है। और स्पोर्ट्स में 50 में से 50 ले गया, तो हमने उसको क्या कर लिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन करके ओवरऑल रिजल्ट बना करके दे दिया। ठीक है, टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट मतलब भाई टेस्ट पेपर देना, बच्चे को सेट ऑफ क्वेश्चन देना, इंटरव्यू में सेट ऑफ क्वेश्चन देना जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजें आएंगी। अब आपने जो पूछा है वो देख लो, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो रहता है ये बनता है भाई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ लाइफ का। इसमें हम रखते हैं किनको, एक तो हाइपर एक्टिव चाइल्ड को रखते हैं और दूसरा रखा जाता है स्लो लर्नर को, ताकि हम देख सके कहाँ कहाँ किस किस एरिया में बच्चे को दिक्कत आ रही है। ये रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है ना, रिटर्न रहता है किसका, पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बच्चे को ड्राइंग कंपटीशन करा लिया
तो उसमें बच्चा कैसे परफॉर्म किया, इसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन बच्चा कैसे परफॉर्म किया, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे बच्चा स्पोर्ट डे में कैसे परफॉर्म किया, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसमें बच्चे का क्या रहता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है। एक रहेगा भाई नाम रहेगा बच्चे का, और नाम के साथ उसके डिटेल रहेंगे, और डिटेल के बाद टीचर ना अपना हस्ताक्षर करके देगा कि हाँ इस दिन इस बच्चे का ऐसा परफॉर्मेंस था। ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, अब आ जाइए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में नहीं, एक शॉर्ट में कह दूं मैं, एल्बम। एल्बम में क्या रखते हो भाई, सारी चीजें रखते हो, बचपन से लेकर के अपनी अभी तक की यादें आपके एल्बम में है कि नहीं। वही चीज है भाई पोर्टफोलियो में, बच्चे के अचीवमेंट, बच्चे ने क्या क्या अचीव अभी तक किया है उसका डिटेल जो है उसमें रखा जाता है। एक फाइल रहती है, पोर्टफोलियो क्या रहती है, एक फाइल रहती है, और हर एक साल ये फाइल बनती है 8 से 10 पेज का। हर एक क्लास में बच्चे का एक बार बनेगा। जैसे 5वीं क्लास की यदि मैं क्लास टीचर हूं तो मैं 5वीं क्लास में बच्चे का पोर्टफोलियो बनाई, और पोर्टफोलियो में मैंने क्या क्या रखा कि बच्चे ने क्या क्या अचीव किया है, कि हाँ क्लास 5 में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में फर्स्ट आया था तो उसकी फोटो की, है ना, उसकी फोटो का जिरोक्स यहाँ रख दूंगी। उसने मेडल पहना तो मेडल वाले फोटो का मैं यहाँ जिरोक्स रखूंगी। उसका जो सर्टिफिकेट मिला है सर्टिफिकेट का जिरोक्स रख दूंगी। उसके मम्मी के पापा के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल वहां पर रख दूंगी। बच्चा जो है अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है वो रख दूंगी। ये कहलाता है आपका पोर्टफोलियो, एक एल्बम के जैसे रहता है जिसमें बच्चे के अचीवमेंट्स के फोटोग्राफ रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो एक और चीज होती है, सुनो। पोर्टफोलियो जब आप प्रोफेशनली किसी वर्क पे जाओ तो वहां पर भी पोर्टफोलियो मांगा जाता है। जैसे आप टीचिंग करने के लिए जाओगे किसी प्राइवेट संस्थान में तो वहां पर भी आप पोर्टफोलियो दोगे। पोर्टफोलियो में रहेगा आपने प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या क्या अचीव किया है उसके फोटोग्राफ्स वहां पर लगा के देने होंगे। जैसे मॉडल होते हैं, हीरो हीरोइन रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग भी अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं। उन लोग अपने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ बनवा करके उसका एल्बम बनवा करके, मतलब अच्छे फोटोग्राफ निकलवा करके एल्बम बना करके पोर्टफोलियो दिखाते हैं, है ना, किसको, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, ताकि उनको काम मिले। तो ये भी एक प्रकार का पोर्टफोलियो। लेकिन आप शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो पोर्टफोलियो एक एल्बम है जिसमें बच्चे का जो है डिटेल रहता है। डिटेल कैसा, उनके अचीवमेंट के डिटेल रहते हैं। एक और चीज सुन लो, याद आया, एनेक्डोटल के साथ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जैसे बच्चे का ना डिटेल, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है ना आपका एनेक्डोटल में, क्यूमुलेटिव में डिटेल रहता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है। इसमें आपके बारे में लिखा रहेगा, जैसे रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, उसमें पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीजें रहती हैं। उसमें आपका शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों चीजें रहती है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक बच्चे का साल में एक बार बनता है, ताकि बच्चा जब नेक्स्ट क्लास में जाए तो उसका क्लास टीचर समझ पाए कि इस बच्चे को कुछ एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट लाने की नीड है। 5वीं में मैंने बना दिया बच्चे का यहाँ पे पोर्टफोलियो बना दिया और उसके 6वीं वाले क्लास टीचर को दिया। बच्चा टीचर जो है पोर्टफोलियो को देख करके समझ जाएगा कि हाँ इस एरिया में बच्चा वीक था, इस एरिया में बच्चा स्ट्रांग था, तो इसे इस एरिया में और एंगेज करवाना है। समझिए, इसका उद्देश्य ये होता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बताओ आज की क्लास में कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी, संशय नहीं है, सब ठीक। कल क्लास इसी समय पर होगी, ध्यान रखेंगे, और क्लास थोड़ी लंबी चलेंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है। थैंक यू।